सोचिए स्कूल का एक क्लासरूम है, सारे बच्चे अपनी अपनी बेंच पर बैठ कर पढ़ रहे हैं, लेकिन रूम में तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाबा साहब की जीवनी की, भाग दूसरे की। तो देखते हैं, जब इतने बड़े स्कॉलरशिप लीडर को सिर्फ दलितों का नेता बनाकर रख दिया गया, ये कहाँ तक सही है? जिसने समानता का संविधान दिया, वो संविधान लागू होने के 80 साल बाद भी आज हमारे देश में जब कोई दलित दूल्हा शादी में घोड़ी पर बैठता है तो उस पर पत्थर फेंके जाते हैं, उसे हेलमेट पहनना पड़ता है और पुलिस बुलानी पड़ती है। आज भी श्रावस्ती जैसे जिलों में एक किसी मासूम बच्चे को पेशाब पीने पर मजबूर कर दिया जाता है। किसी दलित बच्चे को घड़े से पानी पीने पर उसे एक शिक्षक द्वारा इतना पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। दलित महिलाओं के साथ देश में उस और उत्तर प्रदेश जैसे जीरो टॉलरेंस वाले प्रदेश में सबसे ज्यादा रेप होना घिनौना अपराध होता है। ये वीडियो ये कुछ घंटे या कुछ मिनट की हमारी चर्चा कोई राजनीतिक शासन भाषण नहीं है। आज हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उस कचरे को अपने दिमाग से बाहर निकालेंगे जिसने हमें असली इतिहास पढ़ने ही नहीं दिया। आज इस पूरे वीडियो को आपको धैर्य से सुनना होगा, तब शायद इस देश में फैले जातिगत भेदभाव को आप समझ पाएं। तब शायद आप समझ पाएं कि बाबा साहब ने इस देश से जात पात का भेदभाव मिटाने के लिए कितना संघर्ष किया। आज हम मूर्तियों की पूजा नहीं करेंगे, आज हम बाबा साहब के दिमाग को पढ़ेंगे। आज हम समझेंगे कि इस देश में आरक्षण क्यों जरूरी है, क्यों एक इतनी बड़ी डिग्री वाले इंसान को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा, और कैसे आज का युवा उनके असली विचारों को भूलकर बस नारों में उलझ कर रह गया है। क्योंकि आज जो सच आप सुनने वाले हैं वो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगा। अभी मैंने आपसे उस प्यारे बच्चे की बात की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर उस 7 साल के बच्चे से समाज को नफरत क्यों थी? जब हम आरक्षण, रिजर्वेशन या जातियों की बात करते हैं तो हमारे सहारे में रहने वाले बहुत से युवा कहते हैं कि भाई आज के जमाने में जाति कौन पूछता है, यह तो पुरानी बात हो गई। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें सिर्फ आज की राजनीति को नहीं बल्कि इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जिन्हें हम अक्सर भूल जाना चाहते हैं। कहानी सिर्फ आज की नहीं है, ये लगभग 350 साल पुरानी एक सामाजिक व्यवस्था और उससे पैदा हुए जख्मों की है। इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों का मानना है कि भारत में वर्ण व्यवस्था की जड़ें वैदिक काल तक जाती हैं। लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसका सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में पुरुष सूत्र में मिला है, जिसमें समाज को 4 वर्णों में विभाजित करने की बात कही गई है, जो ब्रह्मा की 4 अलग अलग अंगों से उत्पन्न हुए माने जाते हैं, जिनमें ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से और शूद्र पैरों से। ये समझने के लिए कि आरक्षण मिलने के बावजूद भी क्यों ऐसे लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है, क्यों ऐसे लोगों तक ये सुविधा नहीं पहुंच पा रही है जिसके वे असली हकदार हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा हमें यह समझना होगा कि आरक्षण की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसे समझने के लिए आइए 100 मीटर की दौड़ की एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए इस दौड़ में 10 लोग हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। रेस शुरू होने से पहले 2 धावकों को स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा किया जाता है और बाकी 8 धावकों को स्टार्टिंग लाइन से 50 मीटर पीछे खड़ा कर दिया जाता है। और सिर्फ पीछे ही नहीं खड़ा किया जाता, उन 8 लोगों के पैरों में हजारों साल पुरानी जाति व्यवस्था की बाहरी जंजीरें बांध दी जाती हैं। अब रेस शुरू हो जाती है। जाहिर सी बात है, जो 2 लोग आगे खड़े थे वो आसानी से जीत जाते हैं
अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप उन जीतने वालों को दुनिया का सबसे तेज धावक बोलेंगे? जवाब होगा नहीं। यही कहानी है भारत के समाज की। हजारों साल तक इस जाति व्यवस्था ने समाज के एक बहुत बड़े हिस्से, जिन्हें आप SC, ST और OBC कहते हैं, को इन विकास की दौड़ में 50 मीटर पीछे ढकेल कर रखा था। उन्हें शिक्षा से, समाज से और यहां तक कि इंसान होने के सम्मान से भी पूरी तरह वंचित रखा गया। और इसी जाति व्यवस्था की क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र का महार समुदाय है। यह वही महार समुदाय है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। आज से लगभग 300 साल पहले महाराष्ट्र में जब पेशवाओं का शासन था, तब इसी समुदाय पर ऐसी क्रूरता की गई जिसे सुनकर आज किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। पेशवाओं के उन काल में एक महार जाति के व्यक्ति को अपने गले में मिट्टी की हांडी लटका के चलना पड़ता था। जानते हैं क्यों? ताकि अगर उसे थूकना हो तो उसी हांडी में थूके, उसका थूक जमीन पर गिरकर किसी स्वर्ण के व्यक्ति को अपवित्र न कर दे। इतना ही नहीं, उसे अपनी कमर पर एक झाड़ू बांधनी पड़ती थी ताकि जब वो चले तो उसके पैरों के निशान उस झाड़ू से मिटाते जाएं और जमीन अपवित्र न हो। और सुबह शाम के समय सार्वजनिक सड़कों पर चलने की मनाही थी ताकि सूरज की रोशनी में भी उनकी लंबी परछाई किसी श्रवण पर न पड़ जाए। पहचानने के लिए उन्हें अपनी कलाई पे कले या गले में एक काला धागा पहनना पड़ता था ताकि कोई गलती से उन्हें छू न ले। महात्मा ज्योतिबा फूले की एक 15 वर्षीय छात्रा मुक्ता सालवे ने लिखा कि ये पेशवाओं के शासन में अगर कोई महार जाति का व्यक्ति किसी व्यायामशाला अखाड़े के सामने से गुजर जाता था तो उसका सिर काट दिया जाता था और उसे कटे हुए सिर से बैट बॉल खेला जाता था। इस समुदाय के लोगों को खाने के लिए पशुओं के गोबर से अन्न के दाने छान कर निकालने पड़ते हैं। एक पल के लिए सोचिए कि ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये एक इंसान को इसकी इंसानियत से ही खत्म कर देने का, उसके आत्मसम्मान को हर पल हर कदम पर तोड़ने का एक सोचा समझा तरीका था। यह नियम सिर्फ आपको सारे ग्रुप से अलग नहीं करते थे, ये आपके दिमाग में ये बात भर देते थे कि आप अपवित्र हैं, आप इंसान कहलाने लायक नहीं हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये रूह कपा देने वाली क्रूरता सिर्फ महाराष्ट्र या पेशवाओं के शासन तक सीमित थी, तो मैं आज आपको ये भ्रम भी तोड़ देता हूं। ये छुआछूत का जहर, ये सिस्टमैटिक नफरत पूरे देश की नसों में कैंसर की तरह फैली हुई थी। जरा दक्षिण भारत के केरल तत्कालीन तावानकोर रियासत के इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए। आज हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां दलित और निचली जातियों जैसे नादर और एजवा समुदाय के महिलाओं पर मूलक रकम यानी बेस्ट टेस्ट लगाया जाता था। अगर समाज के वंचित तबके की कोई महिला अपने शरीर पर का ऊपरी हिस्सा यानी सीने को कपड़े से ढकना चाहे तो उसे श्रमणों को इसके लिए भारी टैक्स देना पड़ता था। इंसानियत को तार तार कर देने वाला ये टैक्स तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक 19वीं सदी में एक नागिली नाम की एक वीरांगना ने विरोध में अपना स्तन काटकर उनके सामने नहीं फेंक दिया और अपने प्राण नहीं दे दिए। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी इंसान से उसकी गरिमा इस कदर छीनी जा सकती है? इसी दक्षिण भारत में डिस्टेंस पॉल्यूशन, दूरी से अपवित्रता का एक क्रूर नाम था। दूरी से अपवित्रता का एक क्रूर नाम था, मतलब अछूत को सिर्फ छूने से पाप नहीं लगता, बल्कि अछूत को किसी ऊंची जाति वाले से 64 या 96 कदम दूर चलना पड़ता था ताकि हवा में
उड़कर भी उसकी अपवित्रता उन तक न पहुंच जाए। इसी वजह से स्वामी विवेकानंद जी ने 1992 में केरल की यात्रा पर थे तो उन्होंने केरल को पागल खाना लिनाइटिक एसाइलम कहा था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भाई। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।